हाय गाइस। ये वीडियो जो है स्पाइना बाइफिडा के बारे में है। स्पाइना बाइफिडा, तो बाइफिडा को देखिए, बाय दो से निकला है, तो स्प्लिट मतलब ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। तो ये स्पाइन दो हिस्सों में जब अलग अलग हुआ होता है तो इस स्पाइना बाइफिडा इस कंडीशन को कहते हैं। तो ये लैटिन स्प्लिट स्पाइन से वर्ड निकला है, ठीक है। ये एक डेवलपमेंटल कंजेनिटल डिसऑर्डर है, कंजेनिटल बाय बर्थ, ठीक है। और डेवलपमेंट के दौरान ये डिसऑर्डर होता है, तो इसलिए डेवलपमेंटल कंजेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब होती है। इस वीडियो में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे स्पाइना बाइफिडा की, इसके साथ इसकी क्या मैनेजमेंट होती है फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिडा एक बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सही है, जिसमें न्यूरल ट्यूब फ्यूज़ नहीं होती, सही हो गया। तो जब फ्यूज़ नहीं होती तो खुली रह जाती है, और उधर से क्या होता है, या तो फ्लूइड क्या कहते हैं, सैक बाहर निकल सकती है, मेनिंजेस, या नर्व्स भी साथ बाहर निकल सकती है, डिपेंड करता है, सही है। या सिर्फ थोड़ी सी ओपनिंग हो सकती है, कुछ भी बाहर निकलता। तो इस बेसिस पे इसकी डिवीजन भी हुई हुई है। तो इधर ये बातें लिखी हुई है कि जो न्यूरल ट्यूब है इसका अपर एंड कब क्लोज होता है, और इसका जो लोअर एंड है कब क्लोज होता है, ठीक हो गया। और इसका जो अपर एंड है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाता है, ठीक है, अपर एंड। और लोअर एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, सही हो गया। तो ये हमने देख लिया। तो इसके ऊपर जो वर्टिब्रा होती है वो भी नहीं होती, वो भी हटी होती है, खुली हुई होती है, फ्यूज़ नहीं हुई होती। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी ओपनिंग हो तो इससे ज़्यादा कंटेंट पास हो गए, अगर छोटी ओपनिंग है तो उससे कम कंटेंट पास हो गए। इसकी कॉज अननोन है। रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ओबिसिटी, मैटरनल डायबिटीज़ हो, मेडिकेशंस जो कि फोलेट मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर कर सके, जैसे कि एंटी सीजर मेडिकेशंस हो गए, वो फोलेट B9 की जो वो होती है मेटाबॉलिज्म होती है उसके साथ वो करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं होती और ये कंडीशन कॉज हो सकती है। जेनेटिक अगर हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी बेसिस अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री, इसकी बेसिस पे स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, सही है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब टाइप्स इसकी पढ़ते हैं। इसकी 3 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। एक है ओकल्टा, एक है मेनिंजोसील, एक है माइलो मेनिंजोसील, ठीक है। ओकल्टा हेडन को कहते हैं, मेनिंजोसील में मेनिंजेस निकले होंगे, जबकि माइलो मेनिंजोसील में माइलो आगे, माइलो वर्ड जो है ये माइलिन शीथ होती है, मतलब नर्व्स भी इसमें बाहर निकली होती है, स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से बाहर निकला होता है। तो ये सबसे सिवियर है, ये थोड़ी सिवियर है, और ये सबसे कम सिवियर फॉर्म है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है पहली वाली है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। हिडन इसे कहते हैं, ओकल्टा मीन्स हिडन। तो हिडन स्पॉट है स्पाइन में, ज़्यादातर तो पता भी नहीं चलता, फिर बाद में पता चलता है कि इस बंदे को स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा गैप होता है बीच में, ठीक है, वह एक या एक से ज़्यादा वर्टेब्रास में। और ओपनिंग होती है, सैक हो सकता है, सैक नहीं भी हो सकता, ठीक है, डिपेंड करता है उस ओपनिंग पे। और ये सबसे कॉमन फॉर्म है और माइल्डेस्ट फॉर्म है। सिम्टम्स इसके नहीं होते, ज़्यादातर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर पेन या इस तरह कुछ हो तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसका इंसिडेंस क्या है, 10% ऑफ पॉपुलेशन में होता ही है, सही है। इसके साथ इधर हेरी टफ्ट भी बना होता है। अच्छा, मेनिंजोसील जो है, मेनिंगोसील, इसको मेनिंजियल सिस्ट भी कहते हैं। ये देखिए, ये आपको जो नज़र आ रही मेनिंजोसील, इसमें हो सकता है मेनिंजेस निकले हो बाहर, तो CSF से ही फिल हुआ होगा, या इसके अंदर क्या हो सकता है, नर्व्स भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, ये देखना पड़ता है। अच्छा, लीस्ट कॉमन फॉर्म है ये मेनिंजोसील वाली, ये सेकंड टाइप है स्पाइना बाइफिडा की। मोर सेवियर देन स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, लेकिन इससे ज़्यादा सेवियर माइलो मेनिंजोसील है मेनिंजोसील से, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, सर्जरी के थ्रू जो है इस सैक को रिमूव किया जा सकता है, सही हो गया। इन्फेंसी के दौरान जब बच्चा पैदा हुए पहले साल के अंदर ही इसकी सर्जरी कर लेते हैं, सही हो गया। अच्छा, ये जो लास्ट टाइप है माइलो मेनिंजियल, इसमें मेनिंजिस के साथ साथ ये देखिए नर्व्स भी निकली होती है, तो ये ओकल्टा वाली फॉर्म है। इसमें देखिए मेनिंजिस निकली है, इसमें साथ नर्व्स भी आ गई है। तो ये सबसे सीवियर टाइप है, और इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी आते हैं, डिसेबिलिटीज़ आती है, फिजिकल मेंटल चैलेंजेस भी आते हैं, साथ ही साथ इसमें और भी कंडीशंस आती है, वो आगे अब बताता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ बेबी प्रोन टू डेंजरस इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और ये ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन और मूवमेंट्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
अच्छा, तो इसी के बारे में इन्होंने फिर से ही बताया हुआ है, एक बार आप लोग एक नज़र देख लें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ख़ास तो नहीं है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है तो इसमें क्या होगा? इसमें सिंपली उस जगह पे थोड़े से बाल हो सकते हैं, सही है। सॉफ्ट फैटी डिपॉजिट हो सकता है और डिम्पल सा बना हो सकता है उस जगह पे, डिप्रेशन अंदर की तरफ वो जगह थोड़ी सी गई होती है, ठीक है। जबकि मेनिंजोसील में उधर ये देखिए सिस्ट बना होता है। इसमें ओकल्टा और मेनिंजोसील में ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाउल और ब्लैडर की इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ लीजन, डिपेंडिंग के किस जगह पे ये प्रेजेंट है। जो कि माइलोमेनिंजोसील है, जो सबसे सवेयर फॉर्म है, इसमें नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होती है, तो नर्व्स की वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस हो सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, ठीक है, ये देख लें। इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ट्रंक हाइपोटोनिया हो सकता है, इसके अलावा पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू स्पीक, वो सब क्या हो सकता है? क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोसेफेलस की वजह से। अच्छा, तो साइंस और सिम्टम्स, इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स आ सकते हैं। कॉग्निटिव में क्या क्या आता है? मेमोरी, लर्निंग, जो कुछ आता है वो सब इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक हो गया। मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से मोबिलिटी कम हो जाती है, बंदा ज़्यादा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नर्व्स जो है अफेक्ट हो सकती है इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चा ज़्यादा चलता नहीं है अगर उसको स्पाइना बाइफिडा हो, मूवमेंट एक्टिविटी कम होगी, उस वजह से बोन्स वीकेंड हो जाती है। ओबिसिटी हो सकती है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा चलता नहीं है, एक्टिविटी कम होती है, तो ये कोमोर्बिडिटीज़ है। अच्छा, डायग्नोसिस जो है, बर्थ से पहले कैसे इसकी डायग्नोसिस की जा सकती है कि स्पाइना बाइफिडा एक बच्चे को? एएफपी जो है एक प्रोटीन है, अल्फा फीटो प्रोटीन, ये चेक करते कि ये तो ज़्यादा नहीं है। अगर ये इसकी मिकदार ज़्यादा है, 16 to 18 वीक्स में यूजुअली चेक किया जाता है, और इसकी काफ़ी कंडीशन के साथ ये एसोसिएट करते हैं इसका हाई लेवल, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये होता है, ठीक है, ज़्यादा डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा होता है, इस तरह और भी कंडीशंस हैं। तो अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा हो तो हो सकता है उस बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, ठीक है। इसके अलावा कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं स्पाइन का, ठीक है, तो उसके थ्रू पता चल सकता है बच्चे को है कि नहीं। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सी टाइप का है, ठीक है। अगर देखिए मैंने बताया सिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर या तो मेनिंजेस हो सकती है, साथ ही साथ नर्व्स भी हो सकती है, तो इसलिए ये एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है ताकि पता चले कौन सी टाइप है। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी है, कौन सा लेवल इन्वॉल्व है उसकी बेसिस पे ट्रीटमेंट होती है। ओकल्टा की वैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर पेन है तो तब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर मेनिंजोसील में मेनिंजेस निकले होते हैं, तो सिंपली उस सिस्ट को हटा देते हैं उधर से, मैंने क्या कहते हैं, बंद कर देते हैं उस जगह को। जबकि माइलोमेनिंजोसील जो है, इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होती है, और ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है। अच्छा, अब लेट सपोज सर्जरी हो गई है, उसके बाद मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सबसे पहले तो मॉनिटरिंग करनी है कि पोस्ट ऑपरेटिव कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हाइड्रोसेफेलस जो है ना, या लीकिंग ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो नहीं हो रहा। हाइड्रोसेफेलस जो है 80 to 90% ऑफ चिल्ड्रन विद स्पाइना बाइफिडा को होता है, ठीक है। तो इन केसेस में क्या करते हैं? वेंट्रिकुलर शंट पास करते हैं, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है, जिधर सीएसएफ बनता है, उधर से एक पाइप ले जाते हैं और एब्डोमेन की जो कैविटी है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो सारा जो उधर से एक्स्ट्रा सीएसएफ होता है वो ड्रेन होता है एब्डोमेन वाले रीजन में, तो इसके थ्रू प्रेशर कम हो जाता है, उधर से हाइड्रोसेफेलस से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ ये ट्यूब चेंज करनी पड़ती है, ब्लॉकेज हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, तो सर्जरीज बाद में होती है फिर भी, ठीक है। बाउल मैनेजमेंट, ज़्यादातर इनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इसकी वजह से लेग्जेटिव्स दे सकते हैं, साथ ही साथ मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैडर भी हो सकता है, ब्लैडर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, कैथेटर पास कर सकते हैं उनको, सही हो गया। एंटीबायोटिक्स इनको देनी पड़ती है ताकि किडनी और यूरिन इन्फेक्शन से बचा जा सके। इसके अलावा और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई है, ठीक है। इसको डिसेबिलिटी से बचाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, चेयर, स्टैंडिंग फ्रेम्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट पे है। फिजिकल थेरेपी का क्या रोल होता है? इसका काफ़ी रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं ताकि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कर सके, सही है।
इसके अलावा उसकी मोबिलिटी, स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट की मोबिलिटी को मेंटेन और ऑप्टिमाइज़ करना होता है ताकि बच्चे बाद में कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो। असिस्टिव डिवाइसेस, स्प्लिंट्स, ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को चलने के लिए, बाज़ बच्चों को सीवियर केसेस में जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को सही बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन 2 to 3 टाइम्स अ डे करते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइजेज कराएं, ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि फंक्शनल एक्सरसाइजेज हो, जिसमें ऐसी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो जो कि बच्चा नॉर्मली लाइफ में करता है। ठीक हो गया। तो आगे मसल स्ट्रेंथ है। मसल स्ट्रेंथ पे काफ़ी काम करना होता है क्योंकि बच्चे के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे के, ठीक है। मसल टोन जो है कॉमन सिम्टम है स्पाइना बाइफिडा में। पोजीशनिंग हैंडलिंग कैसे करना है, जब सर्जरी होती है, सर्जरी तो बैक वाली रीजन पे हुई है ना, तो पहले कुछ दिन जो है ना प्रोन लेटना होता है, ठीक है। बच्चे को प्रोन लेटाते हैं ताकि उसके कमर की तरफ जोर ना पड़े। तो अगर किसी को पकड़ना भी है तो फिजिकल थेरेपिस्ट बताएगा कि किस तरह पकड़ना है, पेरेंट्स को, केयरर्स को बताएगा कि बेबी को किस तरह पकड़ना है, क्योंकि ये इन्फेंट होता है ना ज़्यादातर, इसकी सर्जरी बचपन में ही कर लेते हैं जब 1 साल का होता है। तो इसमें एक अच्छी बात ये, जब उसको प्रोन पकड़ते हैं, उल्टा करके पकड़ते हैं, तो उसके थ्रू बेबी जो अपना सर उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके नेक और हेड के जो उठाने के जो मसल्स हैं साथ ही वो स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक हो गया। मोबिलिटी और एम्बुलेशन, ये डिपेंड करता है कौन सी जगह इफेक्ट है। जो अपर थोरेसिक स्पाइन में अगर स्पाइना बाइफिडा हो जाए तो उनकी मोबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लंबर या सैक्रल लेवल वाले की, ठीक है। तो इनको फिर क्या देते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं, और ये इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा रीजन इन्वॉल्व है ज़्यादा, ठीक है। साथ ही साथ इनको ऐसी मूवमेंट्स और ऐसे एक्टिविटीज़ कराए जिससे ये अपने हेड, नेक और टॉर्सो को यूज़ करे ताकि उसमें कंट्रोल आए और मसल्स अच्छे स्ट्रेंथनिंग हो, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही बच्चा चलने वाला होता है तो उसको ब्रेसेस या स्प्लिंट्स दे सकते हैं ताकि डिफॉर्मिटी से बचा जा सके, मसल इम्बैलेंस और जॉइंट लिमिटेशंस ना हो। तो इसी के साथ जो है ये स्लाइड ख़त्म हो गई।